वो बेटा फ्रंट कैमरे में कभी आपने अपना मुंह देखा है? ये फ्रंट कैमरे का मसला है। क्या हो गया? अभी मैं लाइट्स बंद करूंगा, जरा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाई, इन क्लासेस का देखें ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी करें की नहीं है, मतलब 8-10 दिन के गैप से इसको सीधे रखा जाता है। अगर आपकी इस वक्त बिल्कुल भी तैयारी नहीं तो भी आपको शायद कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तैयारी कर चुके हैं तो भी आपको इन क्लासेस का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्लासेस यूजुअली होती हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि हर पर्टिकुलर टॉपिक के एक एक सवाल को टच करते हुए चले, सही। दो उसके फायदे होते हैं। एक थोड़ी सी, क्योंकि काम अब हम एक्सेल पे करेंगे या वर्ड पे करेंगे, तो एक तो थोड़ी सी बंदे की स्पीड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस की एनहांस हो जाती है, सही। दूसरा ये हो जाता है कि बंदे को आइडिया हो जाता है कि उसको सवाल पिक करने में कितनी आसानी है, सवाल पिक करने में उसको कितनी मुश्किलात है। और तीसरी बात ये हो जाती है कि यार हर टॉपिक का एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, इसमें हम एड्रेस सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पास्ट पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे हुए होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी लो पॉपुलेशन होती है हमारी, तो वो भी बड़े बोर हो जाते हैं इसके अंदर, सही। और जिन्होंने पास्ट पेपर्स को अभी तक कुछ खातिर अटेम्प्ट नहीं किया, तो उनको जरा इसके अंदर जो काफी मेजर बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम स्टार्ट लेंगे कि पहले, अच्छा इसमें ना बिल्कुल अब टारगेटेड बातों का मतलब क्या, जैसे जो टॉपिक आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादा चांस है तो उसको हमने एमसीक्यूज वगैरह पे एड्रेस किया हुआ है, उसको हम फिर एक्सेल वगैरह पे सॉल्व नहीं करेंगे। जिनके अंदर आपके पास एमसीक्यूज का चांस नहीं है, लॉन्ग का ही चांस है, उसको बिल्कुल लॉन्ग के ऊपर ही ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, सही। अच्छा, हम इसमें ना अपना जो फर्स्ट हिस्सा है क्लास का, उस फर्स्ट हिस्से में ये कर रहे हैं कि हमने आपको जिस तरीके से कोर्स ऑर्डर स्टार्ट करवाया था, तो हमने आपको वेरिएंसेस पढ़ा। तो वेरिएंसेस का आपको पता है कि यार दो जो की एरियाज हैं वो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस और एक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ठीक है। तो एक एक तरह हम पास में उसका करते हैं, सही। अच्छा, वेरिएंसेस पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक टॉपिक कराया था फ्लेक्स बजट का, तो हम जरा फ्लेक्स बजट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स बजट के बाद सेक्शन ए की तरफ हम गए थे, लेकिन हमारा आज सेक्शन ए को कोई कवर करने का सच मूड नहीं है, सही। हम लोग उसके बाद प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग जब मैंने आपके साथ क्लासेस में डिस्कस की थी, तो आज सच हमने प्राइसिंग को कोई अपने एक्सेल वगैरह पे सॉल्व क्लासेस के दौरान नहीं किया था। तो एक बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन प्राइसिंग का भी इधर जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो एक डिटेल जो है इसमें आपकी रिवीजन प्लस स्पीड ऑफ डूइंग वर्क भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन से। पहला और दूसरा सवाल दोनों वेरिएंसेस का है। पहला सवाल हमारे पास मिक्स्ड वेरिएंस का है, दूसरा सवाल हमारे पास प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस का, उसको देखेंगे। अच्छा, फिर ये कि मैंने आप लोगों का जो पहला टेस्ट किया था, उस टेस्ट में हमने आपको एक सीवीपी एनालिसिस का प्रॉब्लम दिया और वो सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन काफी लोगों ने मुझे बताया था कि उनको बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी इसके अंदर मेंशन है ताकि हम उस पर्टिकुलर इशू को भी देख लें। लोगों को सीवीपी के बारे में एक बड़ी वाइब्स ये है कि शायद ये लॉन्ग में नहीं आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए कि सर ने क्लास में कहा कि भाई ये लॉन्ग में नहीं आएगा, तो मैं आपको फिर एक दफा रिपीट करता हूं, मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा कि सीवीपी या लीनियर लॉन्ग में नहीं आएगा। मैंने बता ये जरूर कहा कि अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा, ग्राफ इसका आपको बना बनाया प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, जरा पहला क्वेश्चन हमारा सेफ सोप कंपनी के नाम से, ठीक है। अच्छा, जरा स्पीड ऑफ वर्क भी बढ़ दी। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से भी फास्ट स्पीड पे काम करना चाहते हैं तो आप इसको डेटा रीड करके जो है वो अपना अटेम्प्ट करना शुरू करें। सवाल जरा हम रीड आउट करते हैं। अच्छा, सवाल ही हमारे पास, द सेफ सोप कंपनी makes environmental friendly soaps using 3 basic ingredients. The standard cost card for one batch of soap for the month of September was. अब वो standard cost card आपको दे रहा है for one batch of soap. बेटा मेरा लैंड आउट लोगे तो मांगो ना भाई, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। रखो बेटा, आपको बराबर में कोई आएगा तो पूरे दिन। अच्छा, सेफ सोप कंपनी makes environmentally friendly soap using 3 basic ingredients. Standard cost card for one batch of soap for the month of September was as follows. अच्छा, आप देख रहे हैं 3 मटेरियल इसमें एल, सी और एस। किलोग्राम्स दिए हुए 0.25, 0.6, 0.5 और प्राइस पर केजी दी हुई है। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट चेक कर लें तो ये कौन सा डेटा है? स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है। बजट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स वाज 1,20,000 बैचेस। अभी हम लोग बैचेस को यूनिट्स ही मान लेते हैं, हमने टेंडेंसी रखी है अपनी सवालात में भी, ठीक है। तो ये बैचेस हैं, यूनिट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, फिर ये कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 136,000 बैचेस एक्चुअल प्रोडक्शन है, और एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स यूज वर LCS कितने कितने केजीस यूज हुए आपको पता लगेगा। अच्छा, आपसे मांगा गया मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब जब हम मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो हमें सबसे पहली बात तो ये कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि मेजर इसके अंदर फॉर्मेट के आपको मार्क्स सिक्योर करने। या इतना नजर आने में प्रॉब्लम कोई बात नहीं। ये हैंडआउट्स पे डालो फैजान, और इनको भी दे दो जरा। अच्छा, अब जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमने आपको निकालना सिखाया था ना, उसमें देखें सबसे पहले अगर हम ये जनरेट करें मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो हमने भाई मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर आपके साथ बात ये की थी कि सबसे पहले हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मेट जनरेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, फॉर्मेट आप स्टेट करेंगे, फॉर्मेट के अपने मार्क्स हैं, ठीक है। आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस का हमने फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले आपके जितने मटेरियल्स है ना, उतनी आप क्या बना लें, रोज बना लें। तो यहां आप देखेंगे सवाल में कितने मटेरियल्स है बेटा, 3, एक LYE के नाम से, एक आपके पास कोकोनट के नाम से, और एक बटर के नाम से, ठीक है। तो हमने ये 3 रोज जो है वो रेडी कर ली, L, C और B। अच्छा, अब आपको इसके बाद इसके कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने थे। बेटा आपको ये पता है कॉलम्स के अंदर हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। कंपेयर कैसे होता था, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, कंपैरिजन से मिक्स वेरिएंस आता था, लेकिन केजीज में, हुए यूनिट्स में नहीं, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। तो इससे आपके पास मिक्स वेरिएंस जनरेट हो जाता था किसमें, मॉनेटरी वैल्यू। ऐसा ही है भाई, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, जाहिर है उसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन अल्टीमेटली चीजें जरा थोड़ी सी बेहतर भी हो जाती है, सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको सबसे पहले इसमें कौन सा कॉलम फिल आउट करना सिखाया, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स बराबर वाला। तो एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स के बारे में मैंने एक बात की थी कि ये हमेशा आपको एक्चुअल रिजल्ट्स में गिवन होगा, ठीक है। तो एक्चुअल रिजल्ट्स में जाके देख लें कितने केजीज है बेटा, ये 34080, देन 83232, देन उसके बाद 64200। और बताइए इधर क्या इन तीनों का टोटल आ जाता था, तो टोटल के लिए आपको याद है सम कहां से कहां तक भाई, D5 टू D7, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज जनरेट हो गई। अच्छा, अब हम इधर एक बात बताइए, जैसे ये टोटल रिजल्ट लिख देते थे, क्या आपको याद है यही चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते थे, ठीक है। तो यही चीज सेल को हम कॉपी कर लेते हैं, कौन सा सेल भाई, D8, ये कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो ऊपर वैल्यूज आती थी, क्या आपको याद है उस पर स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो लगता था। अब बताइए स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो स्टैंडर्ड से निकलता था एक्चुअल से, तो स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0.25:0.6:0.5। क्या यही हमारा स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो था, 0.25, 0.6, 0.5। बेटा इसका सम ऑफ रेशियो क्या बन रहा था, 1.35। अब देखिए इधर जरा, पहले का हिस्सा निकालने के लिए हमें करना क्या था, हमें इसका रेशियो लेना था, कितना है, 0.25। देखिएगा जरा फॉर्मूले पे, 0.25 है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 1.35, यही है, मल्टीप्लाइड बाय किससे, जितने केजीज हैं, और 181512 कौन से सेल में, C8, 33613.33। अच्छा बताइए दूसरे का शेयर कैसे आता था, रेशियो कितना है 0.6, इक्वल टू से स्टार्ट करना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 1.35 इंटू कितना अमाउंट है भाई, C8,
80672। और बेटा तीसरा बताइए, तीसरे का रेशो क्या है? 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है? 1.35। सम ऑफ रेशो 1.35 ये ना, इनटू C8 स्टेरिक C8। ठीक है भाई, ये आपके पास जो है एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स आ गया। अच्छा अब बताइए, इससे मिक्स वेरिएंस हमारे पास केजीज में आ गया, कैसे निकालते थे मिक्स वेरिएंस? डिफरेंस ले लेते। तो भाई डिफरेंस लें, किसका और किसका डिफरेंस लेंगे आप? C5 माइनस, ठीक है भाई। उसके बाद आपने डिफरेंस किसका लेना है भाई? इक्वल टू C6 माइनस D6। और उसके बाद किसका डिफरेंस है बेटा? C7 माइनस। अच्छा अभी है ना, फिलहाल मुझे पता नहीं है, बात नहीं करें यार आपस में कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरे पास जब मैं पेंसिल पेपर पे कर रहा होता हूं तो मैं ए और एफ लिख देता हूं। एक्सेल में ए और एफ लिखने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा, मेरे फॉर्मूलाज खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा हूं और बाद में मैं नेगेटिव पॉजिटिव को मेंशन कर दूंगा, या आप चाहें तो हाथ के हाथ अभी मेंशन कर दें। मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड मिक्स या रेसिपी ये कह रही थी, सुनो, आपने ज्यादा डाल दिए तो ये क्या है? एडवर्स, नेगेटिव एडवर्स आया। रेसिपी 80672 कह रही थी आपने ज्यादा डाल दिए तो ये भी क्या है? एडवर्स। और रेसिपी जो कह रही थी आपने उससे कम डाले तो ये फेवरेबल। तो क्या मैं इधर एक स्केल मेंशन कर सकता हूं कि नेगेटिव आंसर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडवर्स को। और बेटा जो पॉजिटिव आंसर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बस आपने मेंशन कर दी ना बात, तो बैलेंस हो गई। अच्छा ये बताइए, क्या आपको मालूम था इसका नेट ऑफ हमेशा 0 बनना चाहिए? कर लो सम। ई कौन से? E5 टू E7, ठीक है। अच्छा अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये ना ऑलमोस्ट 0 ही है, इससे ना परेशान नहीं होना, ये ऑलमोस्ट 0 ही है, क्योंकि असल में मसला ये है, इसको अगर नेट ऑफ करें ना 0.000014 कुछ बन रहा है, तो इसने एक्सपोनेंट पावर -11 लगा दी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोग इसको देख के ना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आप इस परेशानी को नहीं बोल लेना चाहते क्योंकि आप मेरे ख्याल में पता नहीं समझते कि 1.45 पावर एक्सपोनेंट -11 जो कैलकुलेटर पे आता था उसको हम शिफ्ट कीजिए करेंगे तो 0.00000145 बनेगा, वो 0 ही होता है। अगर आप इस घबराहट से अपने आप को कंप्लीटली बचाना चाहते हैं, सिंपली इसको डिलीट मारे और चुपचाप 0, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बात है, सही है। अच्छा लेकिन वो एकदम से एग्जामिनेशन सेल में फिगर क्रिएट होता है ना, एक्सपोनेंट -11, बच्चों को लगता है मैंने को गलती कर दी, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई किस हो रहे थे भाई? बताओ जरा, स्टैंडर्ड प्राइस पर कीजिए, स्टैंडर्ड में देख के 10, 4 और 3। अच्छा ये मल्टीप्लाई के मॉनेटरी वैल्यू दे देगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, E5 स्टेरिक F5। अच्छा फिर E6 स्टेरिक F6 और ये E7 स्टेरिक F7, ठीक है। अच्छा इसको नेट ऑफ कर लो, G5 टू G, ठीक है बेटा, ये आपके पास जनरेट हो चुका है किसमें? मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है नेगेटिव एडवर्स है, पॉजिटिव फेवरेबल है, तो ये नेगेटिव आंसर जो आ रहे हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह आपको उसमें कहिए एडवर्स आंसर है, ठीक है। ये हमने इसमें जनरेट किया, कौन सा वेरिएंस बेटा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर आपको यहां पे कहा जाए कि आप जनरेट करें मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अच्छा मुझे बताओ भाई, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का आपने फॉर्मेट क्या सीखा था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, उसके बाद एक्चुअल स्टैंडर्ड। गलत बात बोल रहे हो भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ध्यान रखो यार। फिर यील्ड वेरिएंस
केजीज, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, और यील्ड वेरिएंस मॉनेटरी वैल्यू में। ठीक है, अच्छा आपको इसका भी बेसिक तरीकेकार पता है कि जितने मटेरियल हम उनकी क्या बना लेते हैं, रोज। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स डायरेक्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट थी, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देनी है। कौन सा सेल है, C5, फिर C6, C7। देखो अब ये फायदेमंद चीज है, ये सब लिखने का टाइम बचा रही है तुम्हारा, पहले मैनुअल पेपर में ये सब लिखना होता था। ठीक है, सम बराबर करके कितना आ जाता है, C। ठीक है, अच्छा अब जो है ना, आपको इसमें लेनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। मुझे पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का मैंने आपको सब फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड केजीस पर यूनिट। तो बेटा इक्वल टू स्टैंडर्ड केजीस पर यूनिट इसके 0.25 है, इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने, 1,36,000। यही तो गलतियां हैं, वो बजटेड है, एक्चुअल यूनिट्स आते हैं। दूसरे में स्टैंडर्ड केजीस पर यूनिट 0.6 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स 1,00,000, और तीसरे में स्टैंडर्ड केजीस पर यूनिट 0.5 इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,00,000। बेटा इधर टोटल आ जाएगा, सम कर लेते हैं, C11 टू C13। ठीक है भाई, अच्छा अब मुझे बताओ यील्ड वेरिएंस केजीज में आएगा, इससे वही डिफरेंस ले लें। बेटा अलाउड के मुकाबले में कम है, फेवरेबल होगा, और अगर तुम माइनस करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं पॉजिटिव फेवरेबल है, तो मैं इसके लिए कर लेता हूं C11 माइनस D11। ठीक है, इधर भी C12 माइनस D12, और इधर भी C13 माइनस। ये सब देखो अलाउड के मुकाबले में कम है, तो सब फेवरेबल है, सम कर लो इसको। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी आपके पास 10, 4 और 3, तो मल्टीप्लाई होके ये मॉनेटरी वैल्यू में आ जाएगा, E11 इंटू F11, E12 इंटू F12, और E13 इंटू F13। सही है भाई, और इसके लिए फाइनली अब आपको सम कर लेना है आखिरी तीनों का, G11 टू G। पॉजिटिव आंसर है तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, फेवरेबल को। अच्छा ये आपके सामने सवाल के मटेरियल मिक्स और मटेरियल डिवेरिएंस जनरेटेड है एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो आपको बताया गया था। ठीक है, अगर कॉपी करना चाहे तो फटाफट कर लें, फिर जरा इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। सवाल का नाम लिखने की जरूरत नहीं, वो इसलिए है कि ये जो इसका सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ये कि आपको लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा और राइट साइड के ऊपर उसके सॉल्यूशन की एक्सेल शीट दी होगी।
जो आपको जरूरत ही नहीं बताने की, जाहिर उसी सवाल का सोल्यूशन है, वो पार्ट्स मेंशन कर दीजिएगा, पार्ट ए पार्ट बी। वो भी आप नहीं करोगे, वो समझ जाएगा, इतना होशियार है वो, तो उसकी तो बात नहीं। मटेरियल मिक्स और यील्ड में कोई लिंक होता है सर कि अगर वो हमारा जो है एडवर्स आ रहा है तो वो फेवरेबल कोई जरूरी नहीं, लेकिन अंदर से इसका कनेक्शन बनता है, ठीक है, मतलब दोनों एडवर्स भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ये होता है कि अगर जैसे फ्रूट्स वाला आप सवाल कर रहे थे, सिर्फ पानी डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली एक की वजह से दूसरा होता है, ठीक है, लेकिन अब ये बोलना कि वो फेवरेबल है तो वो एडवर्स आएगा, वो नहीं। अच्छा अब देखें, एक 7 नंबर की इसके बाद डिस्कशन रिक्वायरमेंट भी है, और डिस्कशन में ना सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप मेन कंटेंट पिक कर लो, बेटा बातें नहीं करो, मेन कंटेंट पिक कर लो, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन तो फिर सिलसिला चलता ही रहता है। अच्छा अब देखो बहुत सारी चीजें काम की होती है, जैसे आप इस सवाल की ना सबसे पहली लाइन पढ़ो, बेटा आपका सेंड आउट सवाल की सबसे पहली लाइन पढ़ो, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, हम बेटा समझो तो the standard cost card for one batch of soap for the month of September was as follows. ये standard cost card कौन सा महीने का था? September। और भाई रिक्वायरमेंट टेबल्स ने आपसे मिक्स और यील्ड वेरिएंट भी कब का मांगा था? सितंबर। आपने सितंबर का डेटा यूज करके सितंबर का निकाल। अब देखो पार्ट बी, इन अक्टूबर, अगला महीना आ गया, अक्टूबर में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस वर एज फॉलोज, मिक्स 6000 एडवर्स और यील्ड 10,000 फेवरेबल। आप सितंबर की बात नहीं हो रही है, वो बात खत्म हो चुकी है। आप अक्टूबर में मिक्स 6000 एडवर्स और यील्ड 10,000 फेवरेबल। आप मैं रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले अगर आपसे सवाल करूं, मुझे नहीं पता आपको अभी तक ये बात याद है कि नहीं, मिक्स वेरिएंस 6000 एडवर्स आने का मतलब क्या है? महंगा वाला माल ज्यादा डाले, सस्ता वाला माल कम डाले, ठीक है, और यील्ड फेवरेबल आने का मतलब आउटपुट आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया, नजर भी आ रहा था, बजट 1,20,000 का था, 4,30,000, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्शन मैनेजर इज प्लीज विद द रिजल्ट्स। भाई अब मिक्स और यील्ड दे दिया, 6,000 एडवर्स 10,000 फेवरेबल। प्रोडक्शन मैनेजर इज प्लीज विद द रिजल्ट्स, स्टेटिंग at the beginning of September I made some changes to the mix of ingredients used for the soap। कह रहा है बिगिनिंग ऑफ सितंबर में मैंने कुछ मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस किए। As I expected, the mix variance is adverse in both months because we haven't yet updated our standard cost card. But in both months, the favorable yield variance more than makes up for this. Overall, I think we can be satisfied that the changes made to the mix are producing good results, and now we are able to produce more batches and meet the growing demand. बेटा मिक्स वेरिएंस 6000 एडवर्स था, यील्ड 10,000 फेवरेबल था, प्रोडक्शन मैनेजर खुश है, वो कह रहे हैं मैंने कुछ मिक्स में चेंजेस किए। जाहिर मिक्स में चेंज करोगे तभी तो मिक्स वेरिएंस आएगा ना। कह रहे हैं कि यार मिक्स वेरिएंस एडवर्स है लेकिन यील्ड उससे ज्यादा फेवरेबल आ गया। ओवरऑल हमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये चेंजेस अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ज्यादा बैचेस बना के ज्यादा डिमांड को पूरी कर रहे हैं। द सेल्स मैनेजर हाउएवर होल्ड अ डिफरेंट व्यू। बेटा सेल्स मैनेजर का व्यू डिफरेंट है। I am not happy with the changes in mix। कह रहा है मैं खुश नहीं हूं चेंजेस से। I have had to explain to the board why sales volume variance for October was 22,000 adverse। कह रहा है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना हो गया? 22,000 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस 22,000 एडवर्स का मतलब क्या है? कम सेल नहीं है। I have tried to explain that the quality of soap has declined slightly and some of my customers have realized this and simply aren't happy, but no one seems to be listening। Some customers are even demanding that the price of soap be reduced and threatening to go elsewhere if the problem isn't solved। अब हुआ ये, प्रोडक्शन मैनेजर ने कबूल कर लिया कि मैंने मिक्स चेंज की, लेकिन वो कह रहा है इससे फायदा हुआ, यील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ और हम डिमांड पूरी कर रहे हैं। सेल्स मैनेजर कह रहा है इससे क्वालिटी गिर गई है, 22,000 वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आ गया है, कस्टमर नाराज हो रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस and favorable material yield variance indicate about production at Safe Soap Company in October. You are not required to discuss the revision of standards or operational and planning variance। अब एग्जामिनर कैपेस का लोगों ने आंसर लिखा, the production manager has not done a good job, the sales manager has done a good job। बोला ये तुमने पूछा ही, पूछा क्या भाई?
आप बताएं एडवर्स मिक्स वेरिएंस और फेवरेबल यील्ड वेरिएंस इंडिकेट क्या कर रहे हैं? बस किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मसला क्या है, 90% लोग मार के जाते हैं और वो पहले से जहन बना के रखते हैं कि वेरिएंस के सवाल में कैलकुलेशन के बाद डिस्कशन यही होनी है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस करो। तो ना देखा क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, बस धड़ाधड़ वही भाई ये हो गया ये हो गया ये हो गया, हमने महंगा माल डाला सस्ता माल डाला, कहानी मैनेजरियल परफॉर्मेंस पूछी नहीं। बोला ये बताओ कि एडवर्स मिक्स वेरिएंस और फेवरेबल यील्ड वेरिएंस इंडिकेट क्या करते हैं। तो अब जरा बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। मुझे बताइए एडवर्स मिक्स वेरिएंस जो है 6000 एडवर्स, ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं? जरा जान के बात। अच्छा देखो, अब सिलसिला ये कि व्हाट द एडवर्स मिक्स वेरिएंस एंड फेवरेबल यील्ड वेरिएंस इंडिकेट अबाउट प्रोडक्शन। तो हमने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं ये एडवर्स मिक्स वेरिएंस इंडिकेट क्या करता है। तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? एडवर्स मिक्स वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है? एक्सपेंसिव मटेरियल हैज बीन इनपुट इन मोर क्वांटिटी एंड चीपर मटेरियल हैज बीन इनपुट इन लेस क्वांटिटी। अच्छा, अगर ये बात 2 नंबर की होगी तो आपको मिलेगा 1 नंबर। तो आपने जवाब लिखा है, ये बात अगर 2 नंबर की होगी ना तो आपको मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि आपने बात कर दी वही जनरल, आपने सिनेरियो स्पेसिफिक बात की। बेटा आप सही कह रहे हो, एक्सपेंसिव मटेरियल ज्यादा डाला है। कौन सा एक्सपेंसिव मटेरियल? तो ये लिखने में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने क्या लिखा? एक्सपेंसिव हैज बीन इनपुट इन मोर क्वांटिटी, ये लिखना चाहिए। Expensive material, that is lye, has been input in more quantity, and cheaper material, that is coconut oil and shea butter, that has been input in lesser. बात हमेशा क्वेश्चन रिलेटेड क्या करो, ये तो जनरल बात है भाई कि एक्सपेंसिव मटेरियल वो डाल दिया, चीपर मटेरियल लेस डाल दिया, लेकिन कौन सा एक्सपेंसिव मटेरियल, कौन सा चीपर मटेरियल, उसमें तुम्हें दिखाया हुआ है ना, उसके नाम लो। अच्छा, फेवरेबल यील्ड वेरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा है? सर हमने आउटपुट ज्यादा हमें मिला है, हमने क्योंकि मिक्स चेंज किया, हमने क्योंकि मिक्स चेंज किया, मिक्स चेंज करने की वजह से आपका आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो। जब आपका आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा है, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा, ये फेवरेबल यील्ड वेरिएंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें आपको ना परफॉर्मेंस असेसमेंट वगैरह की कोई बात नहीं करनी, इसमें आपको सिर्फ ये बताना था टू द पॉइंट कि यार एडवर्स मिक्स वेरिएंस इंडिकेट क्या कर रहा है और फेवरेबल यील्ड वेरिएंस इंडिकेट क्या कर रहा है। और ये वेरिएंसेस का ऐसा सवाल है जिसमें वाकई उसने मैनेजरियल परफॉर्मेंस पूछी नहीं। आप इसका अगला पार्ट देखो ना 3 नंबर का, उसमें भी वो क्या पूछ रहा है? डिस्कस वेदर सेल्स मैनेजर कुड बी जस्टिफाइड in claiming that change in mix has caused adverse sales volume variance। क्या उसने बोला सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस को असेस करो? बोला सिर्फ ये बताओ कि क्या सेल्स मैनेजर जस्टिफाइड है
ये क्लेम करने में कि मिक्स चेंज करने की वजह से वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स हो गया। बेटा सेल्स मैनेजर ने ये बात की थी ना, सेल्स मैनेजर ने ये बात की थी ना कि आपने मिक्स चेंज किया है तो इसकी वजह से वॉल्यूम वेरिएंस 22,000 से क्या हो गया एडवर्स। कह रहा है बताओ सेल्स मैनेजर जस्टिफाइड है ये क्लेम करने में कि चेंजेस इन मिक्स की वजह से हमारा वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स हो गया। क्या करे सेल्स मैनेजर जस्टिफाइड है भाई ये क्लेम करने में अगर मिक्स चेंज वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स हो जाए? हाँ जी, और कोई पॉइंट? सेल्स मैनेजर ने एक बात की है कि भाई हमने मिक्स चेंज किया ना उससे वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ ये जस्टिफाइड है ये क्लेम करने में कि नहीं? कि ये कह रहे हैं कि हमने तो हाई क्वालिटी मटेरियल यूज किया। साबुन खाते हो तुम? ये बटर देख के जो है ना परेशान हो गया। अब मेरी बात सुन ले, देखें इन दोनों लोगों ने ना जवाब बिल्कुल गलत दिया। इन दोनों लोगों ने जवाब बिल्कुल गलत दिए। ठीक है, देखें एक तो ये कि अगर आपने इसमें टेस्ट की बात मेंशन की तो आप अगेन सिनेरियो से बिल्कुल सिनेरियो इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनकी बात तो इसलिए गलत हुई। इन्होंने कहा हमने हाई क्वालिटी मटेरियल यूज किया। तो अब मेरी एक बात सुनो, मैंने याद है आपको एक टैंक वाली एग्जांपल दी थी जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, पानी और टैंक पाउडर मिक्स करके आप एक टैंक का ग्लास बना रहे हैं। इसमें सस्ती वाली चीज क्या है? पानी। और महंगी वाली चीज क्या है? टैंक। अच्छा, स्टैंडर्ड रेसिपी ये है कि आपने एक गिलास पानी लेना, 3 चमचे या 4 चमचे टैंक पाउडर डालना है, स्टिर करना है, टैंक रेडी हो। ठीक है, स्टैंडर्ड रेसिपी। बेटा आपने रेसिपी चेंज की, आपने आधा ग्लास पानी भरा और उसमें आधा ग्लास टैंक पाउडर डाल दिया। आधा ग्लास पानी भरा, आधा ग्लास टैंक पाउडर डाल दिया। क्या महंगा वाला माल, हाई क्वालिटी माल ज्यादा यूज किया? बताओ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएंगी क्या मेरी? उल्टा खराब हो जाएंगी। बात हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी की नहीं होती, बात ही होती है कि आप रेसिपी से अगर हट रहे हो। अब जैसे वही बात है ना कि यार आप मिसाल के तौर पे चिकन बिरयानी खा रहे हैं, उसमें चिकन है और राइस है और टोमेटोज है, तो आजकल टोमेटो सबसे महंगे। तो आपने बोला यार मैं बिरयानी में ना सिर्फ टोमेटोज डाल देता हूँ महंगे वाले, और जब बंदे के सामने डिश में रखी तो उसमें चावल और चिकन कम नजर आ रहे, सिर्फ टोमेटो ही टोमेटो नजर आ रहे, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएंगे? तो ये हाई क्वालिटी लो क्वालिटी की बात ही होती है। रेसिपी चेंजेस किसी भी फॉर्म में हो, सस्ता वाला माल ज्यादा महंगा वाला कम, या महंगा वाला ज्यादा सस्ता वाला कम, रेसिपी से हटोगे। प्रोडक्ट अगर खाने पीने की है तो उसका टेस्ट खराब होगा, प्रोडक्ट यूज की है तो उसकी एफिशिएंसी खराब होगी भाई। अब जैसे जो शैम्पू मेकिंग कंपनीज हैं, अगर वो क्लेम करती हैं कि यार हमारे शैम्पू से बालों को सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑयल से, ठीक है ना, तो आप बताओ अगर आप ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दो या ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम कर दो, दोनों सूरतों में प्रोडक्ट की एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। बेटा कस्टमर इसको लाइक नहीं करेगा। अब आप बताओ शैम्पू के अंदर बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल डाल दें कि बंदा जो है वो बाल धो के भी निकले तो भी उसके बाल चिकने हो रहे हो, तो बोले यार क्या जबरदस्त कंपनी यार, इतना महंगा कोकोनट ऑयल उन्होंने ज्यादा डाल दिया था कि वो मैं जितनी बार यूज कर रहा हूं मेरे बाल साफ ही नहीं हो रहे, वही चिकने मेरे बाल। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये है कि आपने डिस्कशन को बगैर सेंस के किया, लेकिन फिर भी ये दोनों लोगों ने एटलीस्ट कुछ लिखने की कोशिश की, बाकी लोग खामोश बैठे हुए थे। ठीक, जब भी मिक्स चेंज होगा, चाहे सस्ता वाला ज्यादा महंगा वाला कम या महंगा वाला ज्यादा सस्ता वाला कम, ये प्रोडक्ट को खराब करेगा, इससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, वॉल्यूम्स अफेक्ट होंगे। लिहाजा सेल्स मैनेजर बिल्कुल जस्टिफाइड है क्लेम करने में कि हमारे मिक्स की वजह से, चेंजेस इन मिक्स की वजह से वॉल्यूम खराब हो गए। और एक सेंस दे सकते थे जो मोहित तुम बात कर रहे थे, इन्होंने मिक्स चेंज कैसा किया है, महंगा वाला माल ज्यादा डाल दी, प्रोडक्ट तो खराब हुई चलो छोड़ो, लेकिन जब महंगा माल ज्यादा डाला तो कॉस्ट भी तो बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई, और जब प्राइस बढ़ गई तो ये भी वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा। तो ये रिकॉग्नाइज करो, एनी चेंजेस इन मिक्स विल अफेक्ट वॉल्यूम, और सेल्स मैनेजर ये बात करने में बिल्कुल सही। आपने इसको बस जस्टिफाई करना था कि यार इससे प्राइस बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम गिरेगा, या इससे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी खराब होगी क्योंकि आपने महंगा वाला माल ज्यादा, सस्ता वाला माल ज्यादा, जो भी डाले स्टैंडर्ड रेसिपी हट गए हो, ये प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को खराब करेगा, कस्टमर को नाराज करेगा। हेंस सेल्स मैनेजर इज जस्टिफाइड इन। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो अगले सवाल पर।
चले भाई जरा देखें, ये अगला सवाल है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस का, जरा देखिए इसको। सवाल ये भाई, द स्कूल यूनिफॉर्म कंपनी SU company manufactures school uniforms. One of its largest contracts is with the Girls Private School Trust GPST, which has 35 schools across the country, all with the same school uniform. अच्छा भाई, कोई स्कूल यूनिफॉर्म कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर कर रही है स्कूल यूनिफॉर्म्स। एक इसका लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है GPST ट्रस्ट के साथ, जिसके 35 स्कूल्स हैं और सबके यूनिफॉर्म सेम। अब ये सुनना, आफ्टर अ रीसेंट रिव्यू ऑफ द यूनिफॉर्म एट द GPST schools, after a recent review of the uniform at the GPST school, the school's spring/summer dress has been redesigned to incorporate a dropped waistband. Each new dress requires 2.2 meters of material, which is 10% more than the previous style of dress required. बेटा हर ड्रेस में, हर यूनिट में 2.2 मीटर मटेरियल लग रहा है, ये 10% ज्यादा है प्रीवियस स्टाइल से। जरा बताओ प्रीवियस स्टाइल में कितना लग रहा था? 2 मीटर। भैया हर नए ड्रेस में 2.2 मीटर मटेरियल लग रहा है, ये 10% ज्यादा है। तो जब 10% ज्यादा है, पिछले में कितना लग रहा होगा? 2। However, a new material has also been chosen by GPST, which costs only 2.85 per meter. बेटा एक नया मटेरियल भी चूज किया जिसकी कॉस्ट क्या है? 2.85 per meter, which is 5% cheaper than material used on the previous dresses. ये 5% cheaper है than material used on previous dresses। तो देख लो previous dresses में कितना लग रहा होगा? 3। 5% cheaper, तभी तो 2.85 बना। ठीक है। In February, the total amount of material used and purchased at this price was 5450। बेटा फरवरी में हमने मटेरियल यूज किया, परचेस किया 5450 at this price, इसी प्राइस पे। ठीक है। The design of the new dresses has meant that a complicated new sewing technique needed to be used. Consequently, all staff required training before they could begin production. The manager of the sewing department expected each of the new dresses to take 10 minutes to make as compared to 8 minutes for the old style. बेटा हर ड्रेस में अब 10 मिनट लगेंगे compared to 8 minutes. और SU has 24 staff, each of whom works 160 hours per month and is paid a wage rate of 12 per hour. बेटा 24 स्टाफ है, 160 घंटे हर कोई काम करता है और वेज रेट है 12 पर आवर। All staff worked all of their contracted hours in February on production and GPST dresses, and there was no other time. No labor rate variance arose in February. अच्छा भाई LRV कोई नहीं आया, यानी कि 12 का रेट जो था ना 12 का ही रेट दिया। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी लेवल्स, बजटेड प्रोडक्शन 30,000 यूनिट्स थी, एक्चुअल प्रोडक्शन 24,000 यूनिट्स थी। The production manager at SU company is responsible for all purchasing and production issues which occur. SU uses standard costing, and usually every time a design change takes place, the standard cost card is updated prior to production commencing. However, the company accountant responsible for updating the standards has been off sick for the last 2 months. Consequently, standard cost card has not yet been updated. Requirement है भाई 7 मार्क्स की, कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउस। आपने मटेरियल वेरिएंसेस निकालने इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउस। अच्छा अब देखो, इसने कोई वेरिएंस मांगा नहीं, इसने कहा मटेरियल वेरिएंसेस निकालो इन एज मच डिटेल। अब तुम सवाल पढ़ते हैं तो समझ चुके हो ना, प्लानिंग ऑपरेशन का सवाल है, क्योंकि रिवीजन इतनी उसी होती। ठीक है, आपको मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं एज मच डिटेल। तो पहले तो ये बताओ, जब आपको मटेरियल वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल निकालने हैं तो कौन कौन से वेरिएंसेस निकालेंगे? पहले आप एमपीवी और एमयूवी निकालेंगे, और फिर एमपीपीवी, एमपीओवी, एमयूपीवी, एमयूओवी। तो उसने बोला जितनी डिटेल में निकाल सकते हो निकालो। पहले एमपीवी, एमयूवी, फिर उसका ब्रेकअप ये होगा। अच्छा, ये ना हमारे लिए शायद 5-10 मिनट का काम है,
अगर हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कर लें, इसका टेबल बना लें, ठीक है। अब मुझे जरा याद कराएं, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि यार इसके टेबल बनाने में ये जो हमें वेरिएंस निकालने होते हैं, वी नीड 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स क्या थी? स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ठीक है भाई। ये 3 चीजें होंगी तो हम ये वेरिएंसेस आराम से जनरेट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, चीजें जरा फिल आउट करना शुरू कर देते हैं, चीजें जरा फिल आउट करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, रिवाइज स्टैंडर्ड चाहिए। पहला पैराग्राफ है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ, आफ्टर अ रीसेंट रिव्यू ऑफ द यूनिफॉर्म द स्कूल स्प्रिंग समर ड्रेस हैज बीन रीडिजाइन्ड टू इनकॉर्पोरेट अ ड्रॉप वेस्टबैंड। ईच न्यू ड्रेस नाउ रिक्वायर्स 2.2 मीटर्स ऑफ मटेरियल। हर नए ड्रेस में 2.2 मीटर लगता है, जो 10% ज्यादा है प्रीवियस स्टाइल से। आप मुझे बता सकते हो हर नए ड्रेस में अब 2.2 मीटर लगता है, ये क्या चीज है? रिवाइज स्टैंडर्ड 2.2 मीटर। ये 10% ज्यादा है पुराने स्टाइल से। पुराना स्टाइल क्या था? 2। ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड। मानते हो भाई? हर उसमें अब 2.2 मीटर लग रहा है, जो 10% ज्यादा है। तो पुराना क्या था? 2 मीटर। अच्छा जी, however new material has also been chosen by GPST which costs 2.85 per meter, which is 5% cheaper than the material used on the previous dresses. बेटा previous dresses का क्या था? 3 और नए का 2.85। तो ये जो previous dresses का 3 था, ये क्या है? और ये अब कितने का मिल रहा है? 2. ठीक है जी, ये दोनों बातों से एग्री करते हैं। जैसे जैसे हम डेटा आगे बढ़ा जा रहे हैं कि भाई हर ड्रेस में अब 2.2 मीटर लग रहा है, नया स्टैंडर्ड। पुराना 2 मीटर था, ये 10% ज्यादा है। हर नए ड्रेस में अब 2.85 पर मीटर की कॉस्ट आ रही है, जो कि रिवाइज स्टैंडर्ड है। पुरानी क्या थी? 3 पर मीटर। आगे सुनो, इन फरवरी total amount of material used and purchased at this price was 54560 मीटर। इसमें एक चीज नहीं है, दो चीजें। इसमें एक चीज नहीं है, दो चीजें कि इन फरवरी टोटल मटेरियल यूज्ड एंड परचेज्ड वाज 54560 मीटर। ये क्या चीज है? एक्चुअल 54560 मीटर इस्तेमाल हुआ है एट दिस प्राइस। कितनी प्राइस है? 2.85। बेटा जरा स्टेटमेंट पढ़ना। A new raw material has been chosen by GPST which costs only 2.85 per meter. इसकी cost 2.85 per meter है, which is 5% cheaper than material used on previous dresses. And February total amount of material used and purchased at this price, उसी प्राइस पे 54560 मीटर है। तो बेटा उसी प्राइस का मतलब 2.85, और ये कौन सी प्राइस हो गई? एक्चुअल प्राइस। ये डेटा क्लियर है भाई तुम लोगों को जो मैंने ड्रॉ किया? ठीक है, कि एक्चुअल 54560 मीटर है, किस प्राइस पे? उसी प्राइस पे 2.85। आगे बढ़ो भाई। अच्छा चले, मेरे ख्याल में फिलहाल इससे जो है ना वो रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगला जो डेटा है वो आपके पास लेबर का है। अच्छा ये बताओ, बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन तुम्हारे सामने, ठीक है। इसको लिखना चाहता हो लिख लो, वरना डायरेक्टली भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब मुझे बताओ, तुम्हें मटेरियल वेरिएंसेस एंड एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज निकालने हैं। मैं इधर, बेटा आप लोग सब जरा इधर देख लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरा 5 मिनट का काम है, एक बार टेबल बन जाए तो। एज मच डिटेल में एमपी भी चाहिए, फिर ये है एज मच डिटेल, ठीक है। फॉर्मूलाज बनाओ और काम हो जाएगा। 6 वेरिएंसेस के 7 नंबर हैं, शायद 1 नंबर टेबल बनाने का होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एमपी और ऑपरेशन निकालने, जैसे उसका निकालने प्राइस का सेलिंग ऑपरेशन निकालना, दोनों का सम किया नहीं ना, तो वर्किंग के मार्क्स कैन लूज कर जाओगे।
मार्क्स आंसर के नहीं होते, मार्क्स वर्किंग के होते हैं। आप एमपीवी लाना चाह रहे हो, मैं एमपीवी लाना नहीं, उसकी वर्किंग दिखा के लाना, मार्क्स वर्किंग के, ठीक है। फिर तो कभी आपसे सवाल में मटेरियल मिक्स शील्ड और यूजेज मांगे तो आप यूजेज निकालना ही नहीं, डायरेक्ट मिक्स शील्ड को नेट ऑफ कर लेना, मार्क्स कट जाएंगे ना उसमें, ठीक है। किस चीज में? ये लॉन्ग टर्म में होगा, अभी फिलहाल ये क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से बच्चे अनट्रेंड होते हैं ना, इससे तो थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं खाली नंबर एंट्री पे। लेकिन अगर इस वाले सवाल को लोग खाली कैलकुलेटर पे करके एंटर कर रहे हैं तो वो डिमांड करते हैं कि अगर आप लोग फॉर्मूला भी लिखें, और फॉर्मूला लिखे बगैर कर रहे हैं तो फिर उनके मार्क्स कटेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अब एमपीवी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। क्या डालूं भाई? इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है? 54 इनटू ब्रैकेट ओपन एक्चुअल प्राइस पर केजी कितनी है? 2 पॉइंट माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 3, ठीक है भाई। 8184। अगेन यहाँ पे फेवरेबल एडवर्स जनरेट नहीं होता अल्फाबेट्स में, इसलिए बेटर है आप एवेल्युएट करके एक साइन बना लो। बेटा ये बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 54560, एक्चुअल प्राइस पर केजी कितनी है? 2.85 और स्टैंडर्ड क्या थी? 3। क्या एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो ये क्या है? फेवरेबल। तो इसका मतलब है नेगेटिव आंसर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? फेवरेबल, ठीक है। ये आप जरा चाहें तो कॉपी कर लें, फिर मैं इसके बाद इसको क्लोज करूंगा। इसके बाद ये भी फॉर्मूला खोला हुआ है मैंने, डेटा बाद में कॉपी कर लेना, पहले सिर्फ ये फॉर्मूला की नंबर्स एंट्री कर लो। ये तो सारी काम की बातें सीखते हैं क्लासेस में आके। अच्छा अब देखो, ये तो आपने एमपीवी निकाल लिया, ठीक है। इसको मेंशन भी कर देते हैं कि नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल है और पॉजिटिव हमारे पास एडवर्स है, ठीक है। अच्छा अब देखो, इक्वल टू, ये भी साथ साथ कॉपी कर लेना, इक्वल टू एमयूवी। एमयूवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। कितनी है बेटा वो? इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। बेटा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है? माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड निकालना आती है कैसे? 2 मीटर लग रहे हैं इनटू एक्चुअल यूनिट 24 सुधार कितनी? ये आपके पास एमयूवी का आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी कॉपी करना चाहे तो कर लें।
अच्छा अब ये बताओ कि जब आपको मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला याद है तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल प्राइस प्लानिंग और मटेरियल प्राइस ऑपरेशनल निकालते हैं। देखो मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस में ना एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम के बजाय क्या जाती है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो तुम बताओ इस डेटा से रिवाइज क्वांटिटी कैसे आएगी? 2.2 मीटर्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स 24,000। तो 2.2 इनटू 24,000 क्या बन रहा है? 52,800 इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी की जगह क्या आ जाती है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। कितनी है बेटा वो? 2 पॉइंट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। ये आपके पास मटेरियल प्राइस प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिवाइज प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ये भी नोट कर ले जरा। अच्छा मटेरियल प्राइस ऑपरेशनल वेरिएंस, आपको ऑपरेशनल की टेक्निक याद है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की जगह एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड रहेगी। कितनी है वो? 54। एक्चुअल प्राइस पर केजी की जगह एक्चुअल प्राइस पर केजी आएगी। कितनी है? 2 पॉइंट रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितनी? 2 पॉइंट। तो ये 0 बन जाएगा। वो आता भी नहीं, ऐसा आपको पढ़ाया भी नहीं है, भूलेगा आप अपनी आखिरी टाइम। ये इन दोनों का जो नेट ऑफ है, इन दोनों का नेट ऑफ इन चारों का नेट ऑफ के बराबर रहेगा। ये नहीं कि आपको कि एमपीपीवी और एमपीओवी का नेट ऑफ इसके बराबर बनेगी। आप केटी फॉलो करो भाई फिर, ठीक है ना। टोटल करते हैं तो दोनों का सेम ही आता है दोनों तरीकों से, लेकिन मतलब दोनों तरीकों में आपको मैंने जो तरीका पढ़ाया, आप अगर एंड टाइम पे वो तरीका छोड़ोगे तो आपके लिए परेशानी है ना। किट में खाली वही तो नहीं दिया हुआ ना, किट में उसके नीचे कुछ और भी दिया हुआ है, आपने वो पढ़ा? वो आपने पढ़ा नहीं, जो मेरा तरीका है। इसके ना असल में दो अप्रोचेज हैं प्लानिंग ऑपरेशनल, ठीक है। तो आप जब इस सवाल का सॉल्यूशन चेक करेंगे ना तो उसने दोनों अप्रोचेस दी हैं। पहले अपनी अप्रोच दी है और बोला अल्टरनेटिव अप्रोच ये वाली है, ठीक है। हमने आपको एक ही अप्रोच पढ़ाई है क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप एक अप्रोच समझ जाए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बजाय इसके कि आपको दो समझाई जाए, बोली जाए ये भी समझो ये भी समझो। तो आपको जो समझाई गई है प्लीज उसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा अब आए मटेरियल यूजेज प्लानिंग पे। बेटा इसमें स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी की जगह अपनी जगह स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी रहती है। कितनी है वो? 3। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की जगह क्या आ जाती है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। प्लानिंग चल रहा है। कितनी है बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 2.2 इनटू 24,000 52 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड 2 इनटू 24,000 कितना? 14,400। ये मैं खोल रहा हूं फॉर्मूला, कोई अगर कॉपी करना चाहे तो कर ले। अच्छा अब आ जाए मटेरियल यूजेज ऑपरेशनल पे। बेटा मटेरियल यूजेज ऑपरेशनल पे आते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी की जगह क्या आ जाता है? रिवाइज प्राइस पर केजी। कितनी है वो? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड अपनी जगह रहेगा कितना? 54,560 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। अब मैंने आपको पढ़ाया था जो पुराने वेरिएंस है ना एमपीवी एमयूवी, इनको नेट ऑफ करें और ये नए चारों को नेट ऑफ कर दें तो आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। जो आपको एक प्रूफ भी है कि यार हमने सब कुछ सही किया।
अच्छा, ये आपकी 7 नंबर की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो गई। अब देखें जो पार्ट बी है 5 नंबर का, इसमें ये कह रहा है कैलकुलेट द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर वेरिएंस नहीं बोल रहा, सिर्फ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउस। अच्छा, अब देखो आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है ना, तो मुझे बताओ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउस के लिए आप करोगे क्या? 3 निकलेंगे बिल्कुल। कौन कौन से? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस, और समझ रहे हो बेटा बात को? ठीक है, आपको लेबर वेरिएंस नहीं निकालने, वरना एलआरबी, एलईबी, एलआरपीवी, एलआरओबी, एलईपीवी, एलईओबी सब निकालना, समझ ना? एमटीवी का ब्रेकअप नहीं, मुझे पता, मटेरियल वेरिएंस निकालना एज मच डिटेल। तो यहां पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस डिटेल में निकालना। अच्छा, वही पहले ये टेबल होना तो काम हो जाएगा बेटा। अब आप ये समझ गए थे लेबर का डेटा थर्ड पैराग्राफ में दिया, ठीक है। The design of new dresses has meant that a complicated new sewing technique needed to be used. Consequently, all staff required training before they could begin production. The manager of the sewing department expected each new dress to take 10 minutes as compared to 8 minutes for old style. बेटा old style में 8 minutes लगते थे और अब नए में 10 minutes. तो जो old style में 8 minutes लगते थे, क्या था? स्टैंडर्ड, और अब 10 मिनट्स रिवाइज। अच्छा, इसको मिनट्स के बजाय आवर्स में लिख लो। 8 मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? करो जरा 8/60। चलो बल्कि मैं ही कर लेता हूँ, छोड़ो यार। ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें 0 पॉइंट इनको जो है ना ये ना हमारे एक्सेल में एक ऐसी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन बेटा वो इतनी असल में आपकी है ना सेटिंग हुई भी होंगी पेपर में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है ना वो सेल की सेटिंग चेंज करें, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आपके पास ये सिलसिला और कह रहा है सेल की सेटिंग चेंज करें, सेल की सेटिंग चेंज करें। अच्छा, अब सिलसिला ये, क्योंकि मसला ये है, ये सारे फीचर्स आपको पता ऑफ होते हैं एग्जामिनेशन में। आपका पेपर एक्सेल पे वैसे ही नहीं हो रहा, वो स्प्रेडशीट पे हो रहा है। हम समझते हैं एक्सेल और स्प्रेडशीट से में, एक्सेल और स्प्रेडशीट अलग अलग चीजें, ठीक है। आपको स्प्रेडशीट में 90% फंक्शंस ऑफ एक्सेल डिसेबल होंगे, ठीक है। ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, सेल सेटिंग्स, फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब फीचर्स ऑफ होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिडक्शन, बस ये टेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 10 मिनट्स और 8 मिनट्स तुमने दे दिए, इसके बाद वो कह रहे हैं 24 स्टाफ है, हर कोई कितना काम करता है? 160 आवर्स। बेटा भी ख्याल रखना, 24 स्टाफ है, हर बंदा 100 आवर्स काम करता है। वेज रेट क्या है? 12,000। सर समझ नहीं आ रहा, ये वेज रेट स्टैंडर्ड है एक्चुअल है? ये वाकई तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम देखो आखिरी लाइन में लिखा हुआ क्या है? नो लेबर रेट वेरिएंस अरोज। बेटा नो लेबर रेट वेरिएंस अरोज का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट सेम था, तो अभी खत्म हो गया, ये स्टैंडर्ड है एक्चुअल है, दोनों ही, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको यूनिट्स दे दिए गए और बोला गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन एज मच डिटेल निकालो। बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये बताओ एलईवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर कितना है? 12 इनटू ब्रैकेट ओपन एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। बेटा बताओगे एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 160। हाँ, 160 आवर्स एक बंदा काम करता है, 24 बंदे हैं, तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हुए? 38 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। बेटा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकालने आते हैं, एक यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं और ये किससे मल्टीप्लाई होते हैं? एक्चुअल यूनिट्स से। तो बताओ एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं भाई? 24,000। करो जरा 0.133 into 24,000, हाँ 3200, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 12। बेटा एक्चुअल आवर्स समझ में आया? 160 है एक बंदे के, 24 बंदे हैं, 3840। और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के लिए एक यूनिट में जितने आवर्स उसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करना है 24 से 10, ठीक है। ये एलईडी कॉपी करने आप लोग।
अच्छा अब ये बताओ लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस में स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर की जगह स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर ही रहता है कितना 12 इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह क्या आ जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड बेटा बताओ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कैसे निकलेंगे रिवाइज आवर्स 10 मिनट्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स 24,000 तो 0.16 को जरा 24,000 से मल्टीप्लाई करो माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड अपनी जगह पे कितने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 3200 बेटा स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आप अपनी जगह पे एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह रिवाइज्ड आवर्स आ गए 10 मिनट्स इनटू एक्चुअल मिनट्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड वही 1 यूनिट पे 0.133 इनटू एक्चुअल ठीक है कॉपी कर लो इसको और एक तो नहीं होगा लेकिन मिलने के बिना के बीच में ठीक है अच्छा बेटा लेबर एफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस में स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर की जगह क्या आ जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर तो सर रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर का तो कहीं जिक्र ही नहीं सवाल में 12 ही रहेगा भाई नहीं चेंज हुआ हर चीज थोड़ी जरूरी है चेंज हो एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह एक्चुअल आवर्स वर्क आ देंगे कितने माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 10 मिनट्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स 40 कितना 4000 सही है भाई अच्छा आप देखो प्लानिंग ऑपरेशनल की आपको लास्ट में जितने सवाल कराए गए थे ना इसमें एंड में एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपसे कैलकुलेशन पूछ चुका है 12 नंबर की अभी आपसे कह रहा है एसएसडी परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर बेटा मैंने आपको प्लानिंग ऑपरेशनल का एक बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री स्टाइल लिखवाया कि जब हम प्लानिंग ऑपरेशनल पे कमेंट करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे ओपनिंग पैराग्राफ क्या होता है इसका लुकिंग एट ओल्ड वेरिएंसेस ओल्ड वेरिएंसेस देख के हमें लगता है मैनेजर ने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि फेवरेबल कम है एडवर्स ये भी आपके पास जो है वो ओल्ड एलईबी जो है वो एडवर्स है सेम रेट का
लेकिन एलईवी ये देखो ना, ओल्ड वेरिएंस एडवर्स एडवर्स और ये इतना कम फेवरेबल। तो लुकिंग एट ओल्ड वेरिएंसेस हमें लगता है मैनेजर ने अच्छा काम नहीं किया, as his net variances are adverse, but when variances are broken into planning and operational components situation becomes different। बेटा फिर आपको पता है मैनेजरियल परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपको प्लानिंग को इग्नोर करना है, ऐसे ही बता दें। याद है मैंने पैराग्राफ आपको लिखवाया था, प्लानिंग वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू faulty planning of seniors and any responsibility of planning variances should fall on planners rather than production manager। In order to evaluate performance of production manager, we will only look at आप ऑपरेशनल वेरिएंसेस को एक्सप्लेन करो कि ऑपरेशनल वेरिएंसेस इंडिकेट देयर वाज नो बेनिफिट और लॉस इन मटेरियल प्राइस, whatever was the standard price he purchased at the same price, so there is no favorable and adverse performance in price। There was favorable performance in labor efficiency which was 1920 favorable, however there was adverse performance operational by manager in material usage। जितना मटेरियल यूजेज आपने प्लान किया था ना, उसने माल उसके मुकाबले में ज्यादा यूज कर लिया, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑपरेशनल वेरिएंस वाइज मटेरियल में बुरी। अब अगर आप सिर्फ ऑपरेशनल को नेट ऑफ करेंगे ना, तो उसकी परफॉर्मेंस अगेन एडवर्स ही आई, नॉट गुड। लेकिन जितनी ओल्ड वेरिएंसेस खराब दिखा रहे थे ना, उससे थोड़ी कम खराब है। ही हैज नॉट डन अ गुड जॉब, बट जितनी ओल्ड वेरिएंसेस परफॉर्मेंस बुरी दिखा रहे थे, रियलिटी में परफॉर्मेंस उससे कम खराब। ये आपको इसके अंदर बातें करनी होती है और आप अपना ये कमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है भाई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब है ना, मैं आपको जरा 15 मिनट्स दे रहा हूं। अभी हम जरा ये लॉन्ग से 15 मिनट के रट रहे हैं। 2 एमटीक्यू जरा आपने अटेम्प्ट करने हैं, सही है। ये जो माइलो कंपनी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एमटीक्यू है, और उसके बाद ये कॉर्फे कंपनी फ्लेक्स बजट का एमटीक्यू है, ये आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा मैं आप लोगों को जरा इसका क्विक फास्ट फॉरवर्ड रिफ्रेशर दे दूं। देखिए जब हमने आपके पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का चैप्टर पढ़ा था, सुन ले बेटा प्लीज। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़ी थी? नंबर 1, रिस्क और अनसर्टेनिटी का फर्क क्या है? जल्दी बताओ भाई क्या फर्क है रिस्क और अनसर्टेनिटी का? रिस्क वो है मेनी आउटकम्स, अनसर्टेनिटी भी वो है मेनी आउटकम्स, लेकिन एक में प्रोबेबिलिटी एक में प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, रिस्क की अनसर्टेन सिचुएशन में हर बंदे के फैसले मुख्तलिफ होते हैं, हर बंदे की रिस्क प्रेफरेंस अलग अलग होती है। कौन कौन सी थी? सीकर रिवर्स न्यूट्रल। सीकर कौन होता है? रिस्क लेना चाहता है, उसकी अप्रोच कौन सी थी? मैक्सिमैक्स। यार यही तो गलतियां भाई। रिस्क अवर्स जो रिस्क लेते से घबराता है, मैक्सिमम। और रिस्क न्यूट्रल, ठीक है। फिर आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी की कुछ टेक्निक्स बताई गई थी। टेक्निक नंबर 1 ईवीस। ईवी बहुत आसान टेक्निक थी, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी करें, ईवी आ जाएगी, प्रॉफिट है हाईएस्ट, कॉस्ट है लोएस्ट। उसके बाद फिर दूसरी टेक्निक बताई गई थी, डिसीजन रूल्स, मैक्सिमैक्स मैक्सिमम और मिनिमैक्स रिग्रेट। बेटा मैक्सिमैक्स मैक्सिमम और रिग्रेट में आपने पहली बात का ख्याल रखना है कि जिस पे डिसीजन ले रहे हो वो किसमें है? रोज में, और जो प्रोबेबिलिटी वाली चीजों को कॉलम में आ जाए। ऐसा ना हो तो रीअरेंज कर लीजिएगा पहले, ठीक है। ऐसा एक एमसीक्यू भी किया था आपने क्लास में, ठीक है। जिस पे डिसीजन लेना हो रोज, प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम्स, ऐसा नहीं है तो ऑर्डर चेंज करें। मैक्सिमैक्स में सब पे बेस्ट 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 देखें और बेस्ट सेलेक्ट कर लें। मैक्सिमैक्स मैक्सिमम में वर्स्ट 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 उसमें बेस्ट। रिग्रेट के लिए सेम फॉर्मेट पे टेबल बनेगा, इस पे ये हो गया तो इतना कम आया, मैक्सिमम कितना कमा सकते थे, डिफरेंस रिग्रेट है। और मिनिमैक्स रिग्रेट में आप मिनिमाइज करते थे अपने मैक्सिमम रिग्रेट को। दूसरी बात फिर मैंने आपको बताई थी कि यार आपके पास इसके अलावा तीसरी टेक्निक है डिसीजन ट्रीज। हमने ट्रीज बनाना सीखी जो आपको मोस्ट प्रोबेबली बनी बनाई दी जाएंगी। लेफ्ट टू राइट ट्री बन रही थी, राइट टू लेफ्ट ब्रांचेस कैंसिल कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी है तो आप ईवी निकाल के कैंसिल कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप बेस्ट को सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा काम हो गया था। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट आपके साथ काम किया था मार्केट रिसर्च, सिमुलेशन, सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी क्योंकि समझाना ओरली मुश्किल था तो आपको इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल भी कराई गई थी, ठीक है। लेकिन आप देखें आप उसको अनइम्पोर्टेंट नहीं समझिएगा क्योंकि अभी पास्ट ओवर क्वेश्चन में एक एमसीक्यू उसके ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी में बातें बताई थी, सही है। आखिर में इसमें एक टॉपिक पढ़ाया गया था वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन दो चीजों का डिफरेंस था।
ईवी नॉर्मल चोजन प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की, और ईवी इन केस ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। याद है ईवी इन केस ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हर आउटकम का बेस्ट उठा लिया और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ईवी निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस वैल्यू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। फ्लेक्स बजट जहां तक आपको पढ़ाया गया था तो सिंपल सी बात थी, फ्लेक्स बजट 4 स्टेप्स में बना था। स्टेप्स रिकॉल कराओ भी। पहला स्टेप नेचर, फिक्स ढूंढो, वेरिएबल ढूंढो, सेमी वेरिएबल ढूंढो। जो सेम है फिक्स, जो पर यूनिट में सेम है वेरिएबल, जो बदल रहा है पर यूनिट में सेमी वेरिएबल। फिर याद है एक टेबल बन रहा था, 2 कॉलम्स वेरिएबल कॉस्ट यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट। हर आइटम की रो बनाई विद इट्स नेचर, टेबल फिल किया। जो वेरिएबल है उसमें फिक्स नहीं, जो फिक्स्ड है उसमें वेरिएबल नहीं, जो सेमी वेरिएबल उन पे हाई। फिर याद है टेबल को अपडेट किया था फॉर एनी इन्फ्लेशन और चेंजेस, ठीक है। और लास्टली फिर आपने फ्लेक्सिंग कर दिया, ठीक है। ये 2 एमटीक्यूज माइलो कंपनी और कॉफी कंपनी आपने करने, जरा स्टार्ट कर दीजिए। देखो ये अच्छा गया तुम प्रिंटेड फॉर्म में लाओ उसको, कोई बात नहीं। मुझे 80% याद है, जो नहीं समझ आएगा देख लूंगा। सॉरी, माइलो और कॉर्फे 2 एमटीक्यूज हैं, वो दोनों कर लें। इसी में बेशक वर्किंग करके इसी पे टिक मार दें, क्योंकि ये तो एक्सेल पे करने की जरूरत नहीं। पहले वो रिस्क वाला कर लो ना। अच्छा चलो दोनों ही करने, ठीक है कर लो।
हाँ मौका चला फ्राइडे को रखने, अगर चाहिए तो घर पे करने को तो ले जाना मेरे से, दोनों में 800 दोनों।
तरीका सही लग रहा है कर रहे हैं आप देखना माइलो कंपनी हो गया अभी सबका कर लो यार जरा कंप्लीट अब जल्दी